नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा करने के लिए लेखक अक्षय कुमार जी के साथ हैं, लेकिन उसके पहले हम एक शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जो घटना कल हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ, दुख उनके जिनके साथ ये घटनाएं घटी है, मृतात्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह कामना करते हैं कि जिनके घरों में यह दुखद घटना हुई है, उन्हें इस दुख के बेला में सहन करने की शक्ति पर मिले। और साथ ही वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर बहुत सारे लोग शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो इस शौर्य दिवस की भी शुभकामना है। लेकिन इस शुभकामना पर वह दुखद घटना भारी पड़ गई और पूरे हिंदुस्तान में इस घटना के लिए लोग दुखी हैं। सर, कल पहलगांव में एक दुखद घटना हुई, जहाँ धर्म पूछ करके कई लोगों को गोली मार दी गई। जहाँ धर्म पता नहीं चला उनके नाम से, वहाँ उनके कपड़े उतार करके खतना देखा गया या कलमा पढ़ने को कहा गया। इस तरह की घटना पर आप क्या विचार रखते हैं? पहले तो आपके जो सवाल हैं उस पर हम लोग बातचीत शुरू करें, उसके पहले इस घटना के हम अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और उन सारे परिवारों को जिनके परिवार उनसे अब उनके साथ नहीं रहे और जो घायल अवस्था में हैं, जो दुख में हैं, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम इन सारे जो घटनाएं घट रही हैं इस तरह की अपने देश में, अपने इलाके में, हम इसे आगे सबक लेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये प्रवृत्तियां आगे नहीं बढ़े। इस संवेदना और इस चिंता के साथ हम अब आपके जो सवाल हैं हम उस दिशा में हम बात करेंगे। बात करने की शुरुआत हम जब संवेदना और दुख प्रकट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है। सबक लेकर के और बार बार जब हम कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो घटना घटती है या कश्मीर और उस जम्मू कश्मीर के इलाके में वह पहली घटना नहीं। विगत 10-11 वर्षों में आप देखेंगे कि कभी जो वहाँ यात्रा पर लोग घूमने यात्री जाते हैं या वहाँ जो अपने धार्मिक विश्वास के साथ जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं धर्मस्थलों पर, उनके साथ प्रायः इस तरह की छोटी बड़ी घटनाएं घटती रही हैं। और हम जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती की आप जब चर्चा और शौर्य दिवस की चर्चा कर रहे थे, तो इस तरह की घटना के बाद जो प्रतिक्रियाएं आती हैं संचार माध्यमों के स्तर से, संचार माध्यम के स्तर से जो खबरें आती हैं और जो प्रचार लोगों के बीच में जिस तरह से होती हैं, जैसे शौर्य दिवस हम के रूप में मना रहे हैं,
अब शौर्य दिवस जब हम मनाते हैं तो उससे क्या संदेश जाते हैं। उसी तरह से दुख की घड़ी में जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, जो चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, उनको हम किस तरह प्रसारित करते हैं, उससे किस तरह के संदेश जाते हैं, हमको यह भी चिंता की यह का विषय लगता है कि यह बहुत ही कि हम अभी दुख में हैं। हमें यह चीज़ें फिर आगे नहीं हो, जब हम कह रहे थे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उसकी तैयारी के कौन से तरीके होंगे। क्या यह जिन प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों के कारण ये चीज़ें घट रही हैं, उसी के आलोक में और उसी तरह की तैयारी करके हम उनका जवाब दें, या समाज को, चाहे वह उस तरह के समाज की हम तैयारी करें जिसमें संप्रदाय आधारित और केंद्रित, ये इस तरह की कोई हिम्मत नहीं करे। इसका मतलब कि कोई सोचे नहीं, कोई चर्चा नहीं हो। हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो समाज में हमको जो भय आज भी लगता है कि वह बातें और गंभीर हो जा सकती हैं। जिस तरह से कि इतने हिंदू, वो सारे हिंदू थे, जो हिंदू धार्मिक स्थल है, वहाँ जाने के लिए लोग जा रहे थे, उसकी तैयारी में थे, उसके सैलानी थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वह हिंदू ही होंगे। हम लेकिन वह जो हमारे यात्री थे, उनकी जब हत्या हुई है, तब उसको किस रूप में हम देखते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुति में जो कुछ चीज़ें हैं, हमको लगता है कि बहुत धैर्य का यह समय है। हम इन चीज़ों पर अगर धैर्य से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और व्यक्त नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो जो संवेदना होती है स्वाभाविक तौर पर मनुष्य की, उसको जो संवेदित होने के जो आयाम हैं, जो उसके तौर तरीके होते हैं, वह आक्रोश पैदा कर सकता है, वह द्वेष और नफ़रत की जो भावना है वह और उजागर हो सकता है और वह फैल सकता है। आप इसी को और देखिएगा, किसे चीज़ें अब हो रही हैं, किसे बस तुरंत अब इसका बदला। हमारे नौजवान, हमारे जो कुछ हमारे सीआरपी के जवान मारे गए थे, उस संदर्भ में बाद में आज तक भी चर्चाएं हैं कि उसके जांच रिपोर्ट्स नहीं है, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, हम सुरक्षा नहीं दे पाए थे। जैसे प्रायः लोग कहते हैं, हम उसके विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उन लोगों को जाने के लिए फ्लाइट की, हवाई जहाज़ की व्यवस्था जरूरी, वो प्रायः लोग उस तरह के जो टीम का आना जाना होता है, तो वह उसमें वायु सेना के जो प्लेन हैं या सामान्य प्लेन हैं, उनका इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन उनके लिए वह नहीं हुआ, या जिस तरह के संगीन पहरे में जाना चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वमान्य है, वह सब लोग जानता है कि वह इलाका किस तरह का है। तो उस तरह के इलाके में चाहे हमारे जवानों के एक टुकड़ी को आने, दूसरे टुकड़ी को जाने, यात्रियों को धर्मस्थल पर जाने आने की जो सुरक्षा और सुविधाएं हैं, हम उस पर कम बात करते हैं। जब घटनाएं घट जाती हैं तब उसको किस तरह से हम तूल पकड़वाते हैं। हमको लगता है कि यह समाज की तैयारी का जो दायित्व होता है राज्य को, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों का अगर आप अस्थाई समाधान इन चीज़ों के बारे में हमसे अगर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमारी अपनी समझ है कि इन सारे इस तरह के जो समस्याएं हैं, उसका अस्थाई समाधान सामाजिक तैयारी। आप पुलिस फौज से आप इन चीज़ों पर का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सीआरपी और रोज जवानों की हत्या, वह तो एक बार 40 जवान हमारे चले गए, लेकिन रोज प्रायः हर महीने में कुछ हमारे जवान बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं।
और वही कहना है, आतंकवादी आक्रमण, घुसपैठियों का आक्रमण, और उसमें अपने हमारे इलाके में चीज़ें घटित हो रही हैं। तो वहाँ हमारा क्षेत्र भी है। जब क्षेत्र हमारा है तो वहाँ के जो निवासी हैं उनको, कि वह किस संप्रदाय के हैं, अगर किसी भी संप्रदाय का हमारा वहाँ भारतवासी निवासी है, भारतवासी अगर है, उनके अंदर आप राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, आप देशभक्ति की भी बात करते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के की तैयारी और जो समझ और सोच है, उसमें सामाजिक मूल्य और मान्यताएं, कि देश और राष्ट्र किसके लिए है, वह तो जो भी यहाँ का निवासी है, जिस इलाके में निवास वह करता है, चाहे वह हमारे बॉर्डर पर रहता हो या समतल इलाके में, पठार में रहता हो, पहाड़ी इलाके में रहता हो, मरुभूमि में रहता हो, बाढ़ के इलाके में रहता हो, वो सारे लोगों का यह देश है, राष्ट्र है, और उनके हित के लिए राष्ट्र की नीतियाँ और कार्यक्रम बनने और चलने चाहिए। जब वह चलता है तब उनके अंदर वह अपनत्व का बोध होता है, और सब मिल करके, कोई भी जब त्रासदी आती है किसी तरह की, तब लोग मिलकर काम करते हैं। लोगों को लगता है कि यह उससे मेरा नुकसान हो रहा है। तो जो क्षेत्र में जिस तरह के तनावग्रस्त इलाके हैं हमारे, जहाँ रोज़ सैनिक अर्धसैनिक बल पर जो जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, अगर उनका संबंध वहाँ के स्थानीय जो निवासी, उनके साथ किस तरह से अपनत्व का संबंध स्थापित हो, उसके जगह पर अगर दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल, उनके बीच में शत्रुतापूर्ण भाव और सोच जब पैदा होगा, तब वहाँ रहने वाला वह कहेगा भी कि हमारे सैनिक हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए वह उस तरह से उसकी तैयारी मानसिक नहीं होगी जिस तरह स्तर पर होनी चाहिए थी। और उसके कारण है कि सैनिकों का व्यवहार उनके प्रति क्या है, और सैनिकों का व्यवहार और जो वहाँ लोग रहते हैं उनका व्यवहार में जब तक सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य, दोनों एक दूसरे को समझे कि हम उनके लिए और वो हमारे लिए, यह स्थिति कैसे पैदा होगी, यह चिंता का विषय है। कि चिंता ऐसे समय में बार बार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक भी राजनीतिक दल या तो चुप हो जाएंगे तत्कालिक कुछ देर के लिए, और दूसरे चीज़ों को आलाप करेंगे, और प्रचार और प्रसार और तैयारी के चीज़ें वहाँ जो हुई है अब प्रचारित होगा। कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ शौर्य दिवस भी बिहार में, झारखंड में हम मना रहे हैं, और वहाँ हमारे लोग, अब कितने लोग हुए हैं, 30-40 के बीच में लोगों की जान गई है, कुछ लोग के जो अस्पताल में हैं, उसको लेकर के कि अच्छा यही एक मौका है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना है, और वहाँ किस तरह का स्ट्राइक हो, क्या हो, इसकी चर्चा अभी जब मीडिया पर आप देखेंगे, जो लोग इसके बात जब करते हैं, तब उनके अंदर कोई इस तरह का कि सामाजिक तैयारी से संबंधित लोगों के अंदर सोच कैसे पैदा हो, लोग इस तरह के तार्किक जब तक बातचीत नहीं होगी, हमको लगता है कि ये चीज़ें होती रहेंगी। और यह जब चीज़ें होती हैं तो राज्य सत्ता अपने उपयोग के लिए, अपने चुनावी, चूँकि अब जो राज्य सत्ता जब हम कर रहे हैं तो सरकार को कह रहे हैं, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनका पूरा राजनीतिक का जो समझ है और घेरा है, वह केवल और केवल राज्य सत्ता पर काबिज बने रहने या काबिज होने के लिए, उसी में इस तरह के चीज़ों का उपयोग होता है। हमारे जवान मारे जाएंगे, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, नागरिक में हिंदू मारे जाएं, ईसाई मारे जाएं, किस जाति के लोग मारे जाते हैं, ये अलग इसके जो तथाकथित जो संवेदित लोग हैं वो भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे।
उनको ये पता जरूर लगाएंगे कि किस जाति वाला, किस राज्य वाला कहाँ मारा गया। अरे कहीं का किसी जाति का आदमी की हत्या हुई हो, वह एक इंसान है। और इसलिए हम शुरू में कहते हैं कि वह जो हम उसकी निंदा करते हैं और यह संवेदित होते हैं कि ऐसे मौके पर आम नागरिकों को ही अब यह बात सवाल उठाना पड़ेगा। अगर हम अब नहीं करेंगे और इन राजनीतिक कर्मियों जो चुनावी राजनीति करते हैं, अब इनको साफ साफ इंगित करके, इनको पकड़ करके, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इनको इनके साथ भी अब सवाल जवाब करना होगा कि तुम कब इसके अस्थायी समाधान, हम जब ये इतनी बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों का अस्थायी समाधान की राजनीतिक कार्य योजना तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तुम्हारा तो हो गया। अब तुम्हारी जो ताकत है वह हम लोग देख चुके कि एक समय था जब चीज़ें नहीं होती थी, और आज पिछले 10-15 वर्षों से लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, यह अब तुम नहीं कर सकते हो। तुम नाटक बंद करो, हमारे साथ धोखाधड़ी बंद करो, हमको भ्रमित मत करो। अब सामाजिक तैयारी की बात करो और उस क्षेत्र में नागरिक, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, उन सबको मिल करके एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। इसके अनुभव है, ये इतिहास में हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है। अभी केवल हुआ है कि हम यह बात कम करते हैं, दूसरी बातें ज़्यादा करते हैं। हम इसकी भी आलोचना करते हैं। हम निंदा की बात करके अपने हम कर्तव्य से मुक्त नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए हमारी यह क्षमता है, आप हमसे आज सवाल कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं अपनी भावना से, हमारी जो संवेदना है, हमारी जो चेतना है, हम उसके आधार पर कर रहे हैं कि केवल निंदा करके रुक जाना नहीं। हम केवल जो ये वह जो उस तरह के जो प्रतिकूल जो शक्तियाँ हैं, जो इन कामों में जिनका इस्तेमाल हो रहा है, आप उनको आतंकवादी कहें, आप उनको जो भी रूप में, जिस रूप में आप चिन्हित करते हो, वह सांप्रदायिक शक्तियाँ हो सकती हैं, आतंकवादी हो सकती हैं। तो इस तरह के जो शक्तियाँ हैं, इनका अस्थायी उपचार समाज से ही होगा। क्योंकि समाज में जैसे ही तैयारी होगी, उनका संरक्षण बंद हो जाएगा। मौलिक काम है कि उनका संरक्षण कैसे बंद होगा, और प्रशासकीय तरीके से नहीं हो सकता है। हम इसके लिए कह रहे हैं कि सामाजिक तैयारी का काम एक नागरिक पहल के आधार पर होनी चाहिए। तो हम इसलिए हम यह बात आपके के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे समय में भी हमको उठ खड़ा होकर के और आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। यह वैसा समय है जब हम अगर चुप हो गए, तब यही खेल सत्ताधारी और विपक्ष के लोग करते रहेंगे और हमारा नुकसान होता रहेगा। कभी हमारे बाल बच्चे जवान के रूप में मारे जाएंगे, कभी हमारे घर के परिवार, यात्री और श्रद्धालु के रूप में मारे जाएंगे। नुकसान आम नागरिक को हो रहा है। इसलिए यह समय और आपका जो सवाल है वह बहुत ही चिंतनीय है, लेकिन केवल चिंता करने से नहीं होगा, आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। हमारी यही समझ। सर, आज जम्मू कश्मीर हो या बंगाल, उधर कन्याकुमारी हो या बिहार, हर एक राज्य अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। अस्थिरता राजनीतिक नहीं, अन्य बातों को लेकर, और साथ में भ्रष्टाचार, हत्या आदि, ये सब आए दिन अखबारों में या आप न्यूज़ चैनलों पर देखते रहते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो घटनाएं घटती हैं, वो जम्मू कश्मीर की घटना हो या भी बंगाल में आपने सुना कि एक गांव के ही लोग पलायन कर गए, अपने ही घर से लोग अब केवल पहने हुए कपड़े को शरीर में लेकर के और दूसरे शहर चले जाते हैं, और वह गांव को पूरा जला दिया जाता है या उनके घरों को
उसी तरह से बिहार में घटना घटी है 2 दिन पहले, आरा एक जगह है वहाँ। तो सर यह जो घटनाएं हो रही हैं इसमें कहीं राजनीतिक जड़ता तो नहीं है जिससे लोग ठोस फैसला लेने में भी अक्षम हैं? ये पहले तो आपका जो सवाल है, आप जो हमसे जानना चाहते हैं, हमारे विचार को समझना चाहते हैं, तो उसमें एक लाइन में कहें अगर हमको आपको जवाब देना है तो यह कहेंगे कि से निश्चित तौर पर यह स्थिति जो पैदा हो गई है जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कहीं भी उत्तर प्रदेश से लेकर आप मणिपुर तक चले जाइए। मणिपुर सबसे बड़ी घटना है जिसकी आपने चर्चा नहीं की। तो मणिपुर से लेकर आप जम्मू कश्मीर तक की जो अभी स्थिति है उसके मूल में राजनीतिक जड़ता ही है। हम जब राजनीतिक जड़ता इसमें कह रहे हैं तब अभी जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में जिसकी चर्चा पहले हम कर रहे थे, हम आपको बताएं कि राजनीति ये चीज़ें वहाँ उस इलाके में लगातार चीज़ें घट रही हैं। तो उस जो और उससे यह साफ स्पष्ट सबक हमको मिलता है, स्थितियाँ प्रकट होती हैं कि वहाँ जो प्रशासकीय जो व्यवस्था है वह सक्षम अब नहीं है। अगर सक्षम नहीं है 10 वर्षों में जब स्पष्ट हो गया, ये चीज़ें हमारे सामने प्रकट हुआ है, तब वैकल्पिक कौन सी व्यवस्था होगी यह दूसरा भी पक्ष तो नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। वह केवल राज्य सत्ता से दूसरे को हटाने और अपने स्थापित करने, वह इसी रूप में इसी दायरे के अंदर वह राजनीतिक घेरा में वह कैद है। यह यथा स्थितिवादी, और यह जो यथा स्थितिवाद बनी हुई है राजनीति में उसके मूल में जड़ता है, क्योंकि उनको विकल्प नहीं दिख रहा है। हम विकल्प जब बात करते हैं तब हम यह नहीं कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री की जगह को हटाकर दूसरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये विकल्प की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री को हटा करके दूसरे को मुख्यमंत्री बना दो, ये इस विकल्प की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रशासकीय तरीके से नहीं किया जा सकता है, यह तय हो गया, स्पष्ट हो गया। अब प्रशासन और समाज, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, ये सारे लोग मिल करके, उसमें सारे संप्रदाय के लोग होंगे, उसमें मजदूर भी होगा, किसान भी होगा, शिक्षक भी होगा, छात्र भी होगा, वो सारे समाज, नागरिक जब समाज हम कह रहे हैं तो नागरिक समाज, प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक जो संगठन हैं, जो काम करते हैं, मीडिया के लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके इस पर बातचीत शुरू करें। जैसे ही बातचीत शुरू होगी चीज़ें रास्ता आगे दिखने लगता है। अभी वार्ता की अभी तो वह स्पेस ही नहीं है, वह जगह ही नहीं है, कौन किससे कैसे बात करेगा। डर और भय के माध्यम दिखला करके, डंडे के बल पर आप समाज में शांति और सद्भावपूर्ण स्थिति नहीं पैदा कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और जब तक एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को नागरिक समाज पर नहीं, नागरिक समाज को प्रशासन पर नहीं, और नागरिक समाज के अंदर हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, पिछड़ा, पर विभिन्न जातियों पर और एक दूसरे के ऊपर से भरोसा और विश्वास उठ गया है। ये चीज़ें साफ हो गई हैं। और ये सब और ये जब एक दूसरे पर, एक आदमी को दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं रह गया, तब भी हम विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के बीच में कौन से ऐसे, अब इससे भी बड़ी घटना हो सकती है और इसको लेकर के हम बातचीत नहीं बैठ सकते हैं। और यह बातचीत नहीं बैठाने का एजेंडा नहीं राजनीतिक दलों के पास है, तब ये जड़ता के जो लक्षण हैं, आचरण हैं, ये सब जड़ता के लक्षण और आचरण हैं कि यह बातचीत करने के लिए नागरिकों को सारे जो बंधन हैं, आदमी हैं हम,
नागरिक हैं, सारे जो सांप्रदायिक जातीय ऊंच नीच के जितने बंधन हैं उसको तोड़ते हुए हर इलाके में हम वहाँ के जो भी समस्याएं हैं हम उसके बैठने की बात शुरू करें, चाहे वह पश्चिम बंगाल का हो, मणिपुर का हो, जम्मू कश्मीर का हो, बिहार में जो घटनाएं घटी हैं, उत्तर प्रदेश में जो घटती रहती हैं, वो सारे समस्याओं का एक ही है। लेकिन आप देखिएगा अभी कि राजनीतिक दल जब आवेंगे तब उसमें भी प्रतिस्पर्धी, एक उसके पक्ष में बोलेगा, दूसरा दूसरे पक्ष में, और हर एक पक्ष में जब आप देखेंगे कि जो घटना घटती है उसके संचालन और प्रबंधन में एक बहुत छोटा समूह होता है, आम समूह लोग नहीं होते हैं। जो टकराव होते हैं उसमें कुछ लोग उपयोगी होते हैं, और उपयोगी इसलिए होते हैं कि आतंकवादी ही है। सब लोग कहते हैं कि आतंकवाद में वही जाता है, उसी परिवार के लड़के, कोई खाते पीते परिवार के बच्चे वहाँ नहीं उसमें जाते हैं। ये आप देखे होंगे। तो गरीब घर के बच्चे जाते हैं, वो शिकार होते हैं, उनको ज़रूरत रहती है, उनको उनके अंदर ललक, अभी एक तरफ व्यवस्था ललक पैदा करती है, अच्छा पैंट पहनने का, अच्छा शर्ट पहनने का, अच्छा मोबाइल रखने का, और ये सारे जो ललक पैदा करता है, और उनके पास साधन है नहीं, तब उनको पैसे का लालच से दे करके उनको गलत जो काम है उसमें वह इन्वॉल्व करता है, उससे जोड़ता है और उसके अपने उनका इस्तेमाल करता है। ये सब हम पहली बार, मैं पहला आदमी हूँ जो यह बात बोल रहा हूँ, नहीं, ये सारे लोग बोलते हैं और लिखते भी हैं। इसके बाद भी यह सामाजिक राजनीतिक बातचीत का मसला और मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तब अब इससे बड़ा कोई दृष्टांत और उदाहरण और राजनीतिक जड़ता का क्या हम आपको बताएं। इसलिए ये सारी जो चीज़ें घट रही हैं उसके मूल में राजनीतिक जड़ता है, और राजनीतिक जड़ता को जब तक खत्म आप नहीं करेंगे, इनके उन्मूलन के लिए सामाजिक राजनीतिक पहल शुरू नहीं कोई करता है, और तब तक ये चीज़ें घटती रहेंगी और हम लोग तमाशबीन रहेंगे, या तो तमाशबीन रहेंगे और नहीं तो इसके जो कुपरिणाम है उसको झेलने के लिए मजबूर है। सब कुछ हमारी है, सब पूरी ताकत हमारी है, लेकिन किस तरह असहाय, निसहाय, आसक्त के रूप में हम चुपचाप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और सब अपने अपने तरह से हमको नाटक तमाशा दिखाता है, और उसका उद्देश्य केवल और केवल राज्य सत्ता है। अगर उसका कोई भी किसी के अंदर कोई भी एक मुद्दा होता नागरिक समाज की खुशहाली के लिए, उसके भविष्य को संवारने का, तब वह चीज़ें शुरू कर सकता था। इसलिए आज बहुत ही आपका ये मौजूद सवाल है, आपने जो ये सवाल उठाया है, हमको लगता है कि और अन्य मीडिया के जो साथी हैं उनको भी इस सवाल को उठाना चाहिए, और जब यह कई मीडिया के जो साथी हैं इस सवाल को जब मुद्दा बनाएंगे तब यह जन संवाद का यह विचारणीय मसला बन सकता है, और बनेगा तब राजनीतिक जड़ता का समाधान और इससे आगे निकलने का रास्ता भी दिखेगा। आज जो स्थिति बनी हुई है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो मणिपुर हो या बिहार हो, जहाँ भी कुछ साल पहले आपने देखा कि पुलवामा जैसे भी कांड हुए भारत में, और आपने ही कहा कि उसकी अभी तक जांच का कोई रिपोर्ट पता नहीं है सर, और इन सारी बातों को आपने कहा कि यह राजनीतिक जड़ता है। सर, इस राजनीतिक जड़ता से आगे बढ़कर ये सारे जो घटनाएं घटती है, बंगाल में हिंदू मारे जाते हैं तो बवाल होता है जो वहाँ सत्ता में नहीं है उनके द्वारा, लेकिन वही हिंदू जब बिहार में मारे जाते हैं तो सत्ता में जो लोग हैं उसे जातीय रंग दे देते हैं, या विपक्षी जो हैं वो जातीय रंग दे देते हैं। अगर कहीं गैर हिंदू मारे जाते हैं तो वहाँ
विपक्ष वाले हल्ला करते हैं। तो कहने का मतलब यह है सर कि यह जो हल्ला हंगामा, और इतना ही नहीं, ये तो सर सड़क की बात हो गई, बयानबाजी हो गया। लेकिन जब सदन में सदन चल रहा होता है और वहाँ एक दिन की कार्रवाई का पता नहीं लाखों रुपया खर्च होता है और वहाँ भी हल्ला हंगामा करके उसको समय व्यर्थ बिता दिया जाता है, तो इस बात पर हमें यह लगता है सर कि यह जो स्थिति कायम हुई है, यह भी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं से या भारत के निवासियों से राजनीतिक सौदेबाजी तो नहीं कर रहे। इस पर आप जो अपना मत रखते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये श्याम जी, जब जड़ता की स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक जड़ता के जो मसले हैं, जो सवाल हैं, हम अभी कोई प्रिंट मीडिया, अखबार जो भी बड़े छोटे अखबार हैं, राष्ट्रीय हों और क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय अखबार हों, या फिर इसी तरह से जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो उस पर अभी हम नहीं सुने हैं कि राजनीतिक जड़ता पर कोई विमर्श, कोई बातचीत लगातार कोई संस्था और संगठन के द्वारा उसका आयोजन हुआ हो। तो आप पूरी तरह से ये हम आपसे सहमत हैं और हम इस बात की वकालत करते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वह उसके पीछे प्रमुख कारण राजनीतिक जड़ता ही है। चाहे वह मणिपुर के सवाल के वह स्थिति पैदा होना और पैदा होने के बाद बनाए रखना, बने रहना, बंगाल में हो, बिहार के अंदर, आप बहुत अच्छी बात बताया बिहार के संदर्भ में कि जब जहाँ सत्ता और विपक्ष में देखिएगा कि जड़ता के आयाम अलग अलग हैं और जो आयाम अलग अलग हैं, तो यह बताता है कि जो सत्ता पक्षी है वह भी जड़वादी है। जब वह सत्ता पक्षी जड़वादी है तो वह सत्ता में बने रहने के लिए जो वोट है, चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसके जो जड़वादी मूल्य मान्यताएं हैं वह विपक्ष के जो हैं उससे अलग होगा। कहीं सीधा सीधे हिंदू मुसलमान होगा, अगर कहीं आप कहे कि अगर हिंदू और हिंदू के बीच में हो जाता है तब वह जातीय, लेकिन वह घेरा के अंदर ही होगा, वह जातीय घेरा, और उस घेरे के अंदर वह जात का घेरा, सब घेरा। हिंदू जब मुस्लिम होता है तो वह बड़े घेरे के अंदर सीधा सीधी वह दिखता है और तब वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, उसका आयाम हम इसीलिए कहें कि वह व्यापक लगता है। यह बहुत बड़ी चीज़ है और यह जड़वादी ही है। जड़वाद के कारण यह स्थितियां पैदा हुई हैं और बनी हुई है। इसके जो निदान है या इससे छुटकारा, बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वह अब ये नहीं दे सकते हैं। जो चुनावी राजनीतिक दल हैं जो चुनाव की बात करते हैं, आपके ही चैनल पर हम लोगों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की हम लोग कुछ समय पहले बात हमने की, उसको हम लोगों ने जारी किया। आप देखिए तो किसी के स्तर से कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया, उनको मेल से भेजा गया, हम लोग आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये किए। उस पर यह भी सवाल करता, वह जो चुनावी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय दल हों, किसी के द्वारा, वह कांग्रेस के लोग हों, वामपंथी हों, समाजवादी हों, लोहियावादी हों, जो भी लोग हैं, किसी के द्वारा नहीं आया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बोगस है, इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, यही कह देते। कोई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग करते हैं, रोज अभी करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं समाज के अंदर वह तोड़क है, वह निष्क्रियता पैदा करने वाली है, वह जड़वादी है।
लोगों को दिशाहीन बनाता है, लोगों के बीच में वह को की एकता को खंडित करने वाला यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। कुछो तो बोलता, लेकिन आपके चैनल पर वो करने के बाद भी वह उसके सकारात्मक नकारात्मक किसी संदर्भ में वह कोई चीज़ें रिस्पॉन्ड बातें नहीं आई। आप अब देख लीजिए, और चीज़ें लेकिन रो रही हैं रोज। अभी इस बार हमको लगता है, आपको तो ज़्यादा हमसे अनुभव हुआ होगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जयंती के दिन सत्ता पक्ष ज़्यादा जो मैंने धूमधाम से किया कि विपक्ष किया, विपक्ष में कौन काम पार्टी किया, कितना किया, गैर राजनीतिक दल सामाजिक संगठन वाला कौन कितना किया, किस तरह का खर्चा किया, किस हॉल में किया, कितना बाबा साहब को सम्मान दिया, ये सब तो देखे होंगे, हमसे ज़्यादा आप देखे होंगे। ये पहली बार हमको लगता है कि पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर को पहली बार इस स्तर से सम्मान मिला है, आदर मिला है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमको थोड़ा बताइए, आप तो बताए भी हैं, हम लोग उस पर बात भी किए थे कि बाबा साहब के किन वह जो बोलता है शिक्षित बनो, उनके जो प्रमुख नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इनके बीच के जो अंतर संबंध हैं, वह जब शिक्षित बनो कहते हैं तो कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? वही शिक्षा की बात करते हैं जिसके पढ़ करके वह निहित स्वार्थ की भावना उसके अंदर जाग जाए, वह भ्रष्टाचारी हो जाए, वह निष्क्रिय हो जाए। किस शिक्षा की बात करते हैं? और किस लिए वह कहते हैं कि संगठित रहो? उनका तो जब कहते हैं कि शिक्षित बनो तब भी उनका उद्देश्य है, वह जब कहते हैं संगठित रहो तो किस लिए संगठित रहो, और संघर्ष तो क्या करना है, किस दिशा में जाना है। वह ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नारा दिया, लेकिन इतने बड़े 14 तारीख को हम लोगों ने तो नहीं देखा समझा है कि कोई कार्य योजना प्रस्तुत कर देता। तो गांधी जी को तो देख लिए कि गांधी जी को बेचारे को विज्ञापन का साधन बना दिया है। अब तो सामान बेचने वाला भी न गांधी का फोटो का इस्तेमाल करता है। तो अब दूसरी जो बात है, और वह जब वह करता है तब उससे क्या बात साफ होती है, कौन सी बात स्पष्ट हो जाती है? हमारे जैसे मूर्ख आदमी को, जो तेज तराट आदमी है वो तो मुनाफा कमाने के लिए गांधी का उपयोग कर रहा है भाई, ज़्यादा समझदार है। हम मूर्ख आदमी हैं जो उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि वह करके गांधी के चिंतन परंपरा को, व्यवहार को वह निष्क्रिय कर रहा है, वह हल्का कर रहा है और गांधी की उपयोगिता को समाप्त कर रहा है। इसी तरह से जिस दिन 14 को जब हम देख रहे थे, हमको लगा कि अच्छा ये पूरे देश में इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपने हैं उसको हल्का करने की पूरी योजना राष्ट्रीय स्तर पर बन गई और सब लोग उसमें सहयोगी हो गए। सब लोग प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन में हैं। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि अब अगला ये होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रतिबद्धता थी, जो सैद्धांतिक संकल्प थे, वह सारी चीज़ें वह हल्की न हो जाए, वह सेमिनार, सिंपोजियम, कार्यशाला का विषय और प्रसंग न बन करके रह जाए। वह कोई आगे शिक्षित होने के लिए वह विमर्श का, संगठित रहने के लिए चिंतन का और संघर्ष करने के लिए वह दिशा देने वाली बात अब नहीं रह जाए। वह केवल और केवल आत्मतुष्टि के लिए और दिखावपन के लिए वह न हो जाए। ये जो चीज़ें हो रही हैं, यह सब आप जब कह रहे हैं राजनीतिक जड़ता का, इस पर कोई सवाल नहीं। अंबेडकरवादी जो बहुत प्रतिबद्ध हैं उनको सवाल उठाना चाहिए था, कम से कम जो दलित संगठन के लोग और जो काम करते हैं,
जैसे गांधीवादियों के बीच में, लोहियावादियों के बीच में, अब और छोड़ दीजिए मार्क्सवाद लेनिनवाद के जो साथी हैं उनके बीच में कौन सा विमर्श होता है। कल ही लेनिन जयंती मनाए हैं लोग। सवेरे जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियां हैं वह, और कुछ पार्टी तो अपने को कह रहे हैं कि उसी दिन गठने हुआ है हमारे पार्टी का। यह भी कुछ लोगों को सुने भी और पढ़ने को भी मिला कि हमारी जो पार्टी है वह जिस दिन 22 ही अप्रैल को, जिस दिन लेनिन की जयंती मनाए लोग, कि हम लोगों का गठन भी हुआ था। तो जब उसी दिन गठन हुआ, उसके पहले यहाँ कोई कम्युनिस्ट पार्टी थी कि नहीं, या कम्युनिस्ट संगठन था कि नहीं? जब वो था तब वो इररिलेवेंट था, आपकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। तब आप बताइएगा कि आपकी जो क्रांतिकारी जो सिद्धांत हैं वह लोगों के बीच में क्यों नहीं गया, या उसका लोगों के जो दलित, पिछड़े, गरीब, पासमानदा हैं उनके जीवन से उसका कितना सरोकार है। आप वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, अगर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो वर्गीय मुद्दा आपके पास क्या है? ये सारे सवाल अब बातचीत का प्रसंग और विषय नहीं रह गया। अगर आप ये अभी हम बोल रहे हैं तो कुछ लोग हो सकता है कहेंगे कि सब क्या बोलते हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, माने चुपचाप तहतोप कीजिए कि नहीं करते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी तो है ना भाई, तो गांधी की पार्टी है ना कांग्रेस भाई, हैं? हम दलित हैं तो अम्बेडकरवादी है ना भाई। भले जैसे अम्बेडकर के, गांधी के, मार्क्सवाद लेनिनवाद के जो मूल्य मान्यताएं रही हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके विपरीत हम व्यवहार करें। सिद्धांत और व्यवहार, अरे भाई हम आपके चैनल में कहे हैं कि मार्क्स पहला व्यक्ति दार्शनिक रहा है दुनिया के अंदर जो कहते हैं, गांधी उसको दूसरे रूप में कहते हैं, कहने का अपने ढंग है, वो अम्बेडकर दूसरे ढंग से कहते हैं। जब एक ही चीज़ को कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। जब दोनों नहीं मिलेगा तब नई चीज़ें नहीं बनेगी। गांधी क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अरे भाई जैसे खाइए पीजिएगा, पहनिए ओढ़िएगा, रहिए सहिएगा तो विचार वैसे ही ना बन जाता है। जिसके साथ जैसा रहिएगा, काम कीजिएगा तो हो जाएगा। अम्बेडकर का कि वही ये है, पूरे जीवन में आप देखेंगे कि अम्बेडकर कहाँ से शुरू करते हैं और जब कहाँ आते हैं, तो उस लंबे सफ़र में कि अगर बड़ी बात आपको करनी है, जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, ये सारे लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है, तब वैचारिक स्पष्टता और उसके अनुसार व्यवहार जब हम कह रहे हैं तब व्यक्ति का व्यवहार नहीं, व्यक्ति केवल एक टूल है, औजार है। जो सरकारें हमारी हैं उसकी नीतियां और जो कार्यक्रम है उसका मेल खाना चाहिए। वह जब नारा देता है, वह जब आयोजन करता है गांधीवाद पर, वह जब आयोजन करता है अम्बेडकरवाद पर, तो वह उसके अनुरूप उसके पास कौन सी नीति है, कौन सा कार्यक्रम है, यह सवाल सबके जो उपासक हैं, जो उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, यह उनका दायित्व बनता था। यह दायित्व अब चर्चा का विषय भी नहीं रह गया है। इसलिए हमको लगता है कि विचार के स्तर पर जड़ता के जो सवाल हैं राजनीतिक, इसको संघर्ष मुखी बनाने की ज़रूरत है। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि वैचारिक संघर्ष की जाए। तो वैचारिक संघर्ष को शुरू करने के लिए राजनीतिक जो जड़ता के सवाल हैं वह एक प्राथमिक मुद्दा और मसला हो सकता है। जैसे ही हम राजनीतिक जड़ता की बात शुरू करेंगे तब ये सवाल अपने आप उठने लगेंगे कि आप जड़ता का फॉर्म क्या है, इसके का स्वरूप, इसकी रूपरेखा हम क्या होगी, इससे हम इससे छुटकारा हमें कैसे मिलेगी, ये सारे सवाल बातचीत का प्रसंग बन सकता है।
सर, जितने भी महापुरुष हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हों, दरोगा राय हों, कर्पूरी ठाकुर हों, या फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबों की जयंतियाँ या पुण्यतिथियाँ जो मनाई जाती है वो खास अवसर पर मनाया जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनती है तो मनाने वालों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, वो मनाते हैं। छोटी पार्टियां जो है वो मनाती भी नहीं है, या जो उनके समुदाय के जो लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे समुदाय के थे, वो तो भी बस किसी नेता के कहने पर या किसी बड़े अपने समूह के बड़े लोगों के कहने पर मनाते हैं। तो मैं यह समझता हूँ कि यह जयंती और पुण्यतिथि भी जो मनाई जाती है वह आम लोगों के साथ एक राजनीतिक सौदेबाजी है। इस राजनीतिक सौदेबाजी की जो स्थिति बनी है उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जड़ता और सत्ता लोलुपता वजह है। इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? ये बहुत पहले तो आप पहले भी सवाल में आपकी राजनीतिक सौदेबाजी का सवाल आप उठाए थे, उधर से हम थोड़ा सा हमारा विचलन हुआ था। फिर आप उस सवाल को और जोड़ते हुए राज्य सत्ता के से जोड़ते हुए आप फिर उसको उठाए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसलिए कि राजनीतिक जो सौदेबाजी है उसको फिर से आप उठाने की कोशिश किए, इसलिए नहीं, आप इसके महत्व को बूझते हैं। लेकिन श्याम जी, हम आपको कहें कि जो राजनीतिक जड़ता, राजनीतिक सौदेबाजी और सत्ता, ये इसको हम जब अलग अलग करके देखते हैं तब वह जो जड़ता है उसको कहीं न कहीं से वो बल मिलती है, या उसको हम सुरक्षित संरक्षित कर देते हैं। और इसी के कारण राजनीतिक जड़ता दिखती नहीं है। एक और आप बात कर रहे थे कि इसे ये जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं खास अवसरों पर, वो खास लोग मनाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि यथा स्थिति बनी रहे। आज़ाद, हम पहले आपको बताए हैं कि देश की आज़ादी के बाद जो विकास हुआ तो हर एक तबके में, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, पासमानदाओं के बीच, कहीं भी आप जाइए, सवर्णों के अंदर पूरा सवर्ण खुशहाल हो गया, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर भी विभेद ज़्यादा तीखे हुए हैं। पहले भी तीखा था, बीच में जब आप बिहार को देखिएगा कि जब जमींदारी उन्मूलन का ये शुरू हुआ तो अधिक किसान सवर्ण जाति से लोग आए, पिछड़ी जाति के लोग भी किसान बने, चूँकि वह भी रैयत थे जमींदार के। तो जमीन मालिकाना जो हक मिला था वह पिछड़ी जाति के लोगों को भी मिला था और सवर्ण जाति को भी। हाँ, राज्य सत्ता में भागीदारी चूँकि और नेतृत्व में सवर्ण थे तो सत्ता की भागीदारी का लाभ उनको ज़्यादा मिला था। और भागीदारी और हिस्सेदारी, तब हिस्सेदारी मिली, जब भागीदारी ज़्यादा मिलेगी तो उनकी हिस्सेदारी का जो ये है वो ज़्यादा होगा। तो यह इसको लेकर के जो संघर्ष तेज हुए, जो अंतर्विरोध सवर्णों और पिछड़ों के बीच में जो जागृत हुआ, तेज हुआ, वह ये था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, विकास की जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई तो खुशहाल लोग पिछड़ों में भी एक बड़ी संख्या में हुए और दूसरे लोग जो छूटे वो छूटते चले गए।
तो सवर्णों में जो छूट गए वो छूटते चले गए, पिछड़ों में छूटने वाले छूट गए, दलितों में जहाँ थे छूटे हुए लोग वो वही हैं, पासमानदाओं में वही हैं। अब जो सवर्ण से लेकर के और पासमानदा, दलित, पिछड़ा में जो खुशहाल लोग हैं उनकी एक टोली बनी है। और जो अब आप जो कह रहे थे कि खास लोग ही मनाते हैं, एकदम सही है कि वो सारे लोग जो खुशहाल हैं, जिनको कुछ राज्य सत्ता और विकास की जो गाड़ी आगे बढ़ी, राज्य सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी जिनको मिली, उनके बीच में वही ना सामाजिक समीकरण है, वही ना महागठबंधन है। अगर महागठबंधन और क्या सोशल इंजीनियरिंग होता है, तो सोशल इंजीनियरिंग वही है, साधन संपन्न किसी भी जाति और संप्रदाय का हो, उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, और वह अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य राज्य सत्ता है जो आप कह रहे हैं, और उसको बनाए रखने के लिए वह समावेशी भी कहता है अब कि सब लोग न हैं, दलितों हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, और पंडित जी भी हैं, भूमियार जी भी, बाबू साहेब भी, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, सारे लोग हैं। और उनके जो छूटे हुए लोग हैं उनके लिए बहार है, उनके लिए आप कहिए रहे हैं कि उनके लिए बहार है, लेकिन वो बहुत वही वह सब इन लोगों को मुसीबत करता है, विधि व्यवस्था का संकट पैदा करता है, वो जो छूटा हुआ है। तब उसको के लिए सौदेबाजी जो शब्द का है, एक तो कि समावेशी सौदेबाजी, वह राजनीति है, वह अपने आप नहीं होता है, वह राजनीतिक प्रक्रिया है। उसी को समावेशी जो है वह राजनीतिक सौदेबाजी का, वह सोशल इंजीनियरिंग जो है वह राजनीतिक सौदेबाजी का। इस तरह से ये सब औजार हैं, एपरेटस हैं, साधन हैं, माध्यम, और ये जो चीज़ें बनी हुई रहती हैं इस पर सवाल नहीं हो, इसके लिए मीडिया के तंत्र के लोग, बुद्धिजीवी, शोधकर्ता, ये सारे लोग आंकड़ा उकड़ा प्रस्तुत करता है और पेश करता है। इतने को इतना मिला, इतने को लोग इतना उठ गए, इतना कौन गिर गया, इतना छूट गया। अब ये सब एक विमर्श का एक घेरा तय करता है कि जब हम विकास और बहार की बात करेंगे तो क्या करेंगे, उसका फिक्स कर दिया घेरा। वो जो जड़तावादी जो घेरा है बुद्धि की, बौद्धिक, उसी में वह जड़ता के अंदर राजनीतिक सौदेबाजी के माध्यम से राज्य सत्ता पर बने रहने या हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब आपस में इस सब का गुत्थी है, ये हटेगा नहीं। जब तक राजनीतिक जड़ता रहेगी तो राजनीतिक जड़ता के कारण राज्य सत्ता और राजनीतिक जो सौदेबाजी है, इनके बीच का जो अंतर संबंध है बहुत गहरा है। इस सौदेबाजी के कारण ही जड़ता भी बनी हुई रहती है, और जड़ता के कारण ये सुरक्षित रहता है। इस बात को देखने समझने की ज़रूरत है, इसी को तोड़ने की ज़रूरत है। आपको तोड़ने के लिए वह आपको पहले व्यवस्था वह कर देता है, वह खंडित किया है, वह संप्रदाय में खंडित करता है, खंड खंड सोचो, वह जाति के आधार पर करता है, वह शहरी ग्रामीण के नाम पर करता है, वह गांव इलाके के नाम पर अलग अलग करता है, वह नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, महिला, पुरुष, ये सब के नाम पर खंडित करता है। आपका काम है जो जड़ता, राजनीतिक जड़ता के से अगर मुक्ति चाहते हैं, राजनीतिक सौदेबाजी का स्वरूप दिखाना चाहते हैं जनता को कि तुम्हारा इस्तेमाल राजनीतिक सौदेबाजी में हो रहा है, किस लिए, राज्य सत्ता के लिए। राज्य की सत्ता में यथा स्थिति बनी रहे, इसके लिए तुम्हारी सौदेबाजी हो जा रही है राजनीति में। इसके लिए राजनीतिक जड़ता को साफ करना, और यह सब तब साफ होगा जब ये सारे सौदेबाजी से जो प्रभावित लोग,
जो कस्टमर हो गए हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वह सवर्ण हो या दलित हो, पासमानदा हो या कोई भी पिछड़े हो, वो सारे लोगों के की जो समान स्थिति है, अगर इनके बीच में हम एकजुटता, और वह रचनात्मक, हम बार बार कहते हैं कि वह रचनात्मक हो सकता है, वह संभव भी है, क्योंकि भूख भी सबको लगती है, पढ़ाई भी सबको होनी चाहिए एक तरह की, सबका युक्ति संगत इलाज होना चाहिए, सबको गरिमापूर्ण रोजगार भी चाहिए। ये सारे सवाल हैं जो राजनीतिक सौदेबाजी की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, राजनीतिक सौदेबाजी केवल पैसे का लेन देन नहीं है। पैसा का लेन देन तो नंगा रूप जो दिखता है, वो सारे चीज़ों से अगर हमको राहत पानी है, उनसे छुटकारा पाना है, तो हमको लगता है कि यही एक अब साधन बन गया है। और इसको पूरी तरह से राजनीतिक सौदेबाजी, राजनीतिक जड़ता, सत्ता की राजनीति का जो पूरा गठजोड़ है, इसको साफ करना होगा। यही आज की मांग है। अभी आप लेखक विचारक अक्षय कुमार जी को सुन रहे थे। अक्षय कुमार जी ने बताया कि राजनीतिक जड़ता की वजह से आज बिहार ही नहीं, देश के हर एक जगह, वो बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, हिमाचल हो, जहाँ आप देखें हर जगह कोई न कोई परेशानियाँ दिख रही है, बन रही है, और कुछ समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। यही नहीं, अब तो सत्ता में बने रहने के लिए लोग राजनीतिक सौदेबाजी भी करना शुरू कर दिया है, जिससे वो आम लोग के समझ से परे है। तो आप सभी बुद्धिजीवी समाज से आग्रह है कि यह जो राजनीतिक सौदेबाजी हो रहे हैं या जो उसकी स्थिति बनी है, उसको समाप्त करने के लिए, राजनीतिक सौदेबाजी बंद हो, इसके लिए आप अग्रसर हों, आप आगे आएँ, जिससे कि देश की स्थिति फिर से मजबूत हो सके। सर, आज एक बार फिर जो घटना घटी कल पहलगांव में, उस घटना पर उस परिवार के लोगों के शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। सर, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए अपना समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम भी फिर एक बार जो आतंकी संगठन हैं उनकी निंदा करते हुए, इस कायरतापूर्ण हरकत के उनकी निंदा करते हैं, और जो उससे प्रभावित लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आप सबको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ही धन्यवाद। दर्शकों से आग्रह है, खास करके वैसे दर्शकों से आग्रह है जो बुद्धिजीवी हैं और राजनीतिक सोच रखते हैं, देश के प्रति लगाव रखते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि आप राजनीति से जो बाहर गए हैं फिर से वापस आएं, और राजनीतिक स्थिति की जो विडंबना हो गई है, हलचल उथल पुथल है, उस उथल पुथल को रोकने के लिए, राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए, भारत को फिर से अंग्रेज के पहले या मुसलमान के आने के पहले जो इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, यानी विकसित भारत था, उस विकसित भारत को फिर से विकसित भारत बनाने के लिए आप आगे आएं और इस देश को फिर से बेहतर रास्ते पर ले चलने का प्रयास करें। धन्यवाद।